नमस्कार, मैं कुसुम राजा अष्टबंधनम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। आज हम इस टॉपिक पर बात। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें जनसंख्या में बहुत अधिक वेरिएशंस पाया जाता है, बहुत अधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। कई ऐसे प्रदेश हैं, प्रांत हैं जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या वास करती है और कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या वास करती है। तो इस विषय को लेकर के हम आज डिस्कस करेंगे। 1999 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती, जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई। केरल 9.4 में से न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में भी निम्नतम वृद्धि दर्ज की गई है। देश के उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों में एक सतत पेटी में दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। इस पेटी के राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25% रही है। 20 से 25% है। तो आप देख रहे हैं कि उच्च वृद्धि दर और निम्न वृद्धि दर में कितना अंतर है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक 1991 से 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि में प्रतिशत कमी रही। दशकीय वृद्धि मतलब 10 वर्षों में जो वृद्धि हो रही है उसमें प्रतिशत में कमी रही है। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% तथा महाराष्ट्र में सर्वाधिक गिरावट 6.7% गिरावट थी। तमिलनाडु 3.9% और पुदुचेरी 7.1%। पिछले दशक की तुलना में 2001 से 2011 में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है। एक और उत्तर पूर्वी राज्यों और दूसरी ओर कुछ केंद्र शासित प्रदेशों पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर में अति उच्च वृद्धि दर क्यों पाई जाती है? इसका कारण अपने अपने राज्य के चुने हुए जिलों में कुल पुरुष और स्त्री जनसंख्या से संबंधित जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़ों को लीजिए और उनके संयुक्त दंडारेख की सहायता से उन्हें प्रदर्शित कीजिए। स्टैटिक्स में आपने इसको अच्छे से डिस्कस किया है, मैथ्स में डिस्कस किया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसके किशोरों की वृद्धि है। भारत युवाओं का देश है। युवा जब होंगे जब किशोरों की संख्या अधिक होगी। वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग का अंश 20.9% है। 2011 जिसमें 52.7% किशोर और 47.3% किशोरियां सम्मिलित है। किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है, यदि उन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शित और दिशा निर्देश न किया गया, इनको ढंग से अगर मैनेज नहीं किया गया, इनको सही दिशा नहीं दी गई है, तो वे काफ़ी सुभेद्य हो जाते हैं। जहाँ तक इन किशोरों का संबंध समाज के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। इसमें से कुछ विवाह की निम्न आयु, निरक्षरता, विशेषतः स्त्री निरक्षरता, विद्यालय वितरित छात्र, पोषक की निम्न ग्राह्यता, किशोरी माताओं में उच्च मृत्यु दर, HIV एड्स संक्रमण की दरें, ये सब चीज़ें हमें पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे जनसंख्या संगठन। संगठन का अर्थ होता है जनसंख्या वृद्धि हम पढ़ चुके हैं, क्षेत्रीय विभिन्नता हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो युवा है, किशोर हैं, अगर उनको सही रास्ता नहीं दिया जाता है तो उनके रास्ते भटक जाते हैं, वे गलत रास्ते पे जाते हैं। वो नशा, एड्स ऐसे कई रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। कम उम्र में किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर होती है। पोषक और निम्न ग्राह्य पदार्थों की कमी, जो पोषण है हमारे शरीर को मिलना चाहिए, वो कम मिलता है। हम ड्रग्स आदि के सेवन करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि आज के युवाएं बहुत ज़्यादा, जिसमें पंजाब के युवा सर्वाधिक ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं।
इस टॉपिक के डिस्कशन के बाद में हम आते हैं टू द पॉइंट जनसंख्या संगठन पर। जनसंख्या संगठन आज का हमारा टॉपिक है। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है जिसमें आयु एवं लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातीय, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब ऐसा देखा जाए तो सब कुछ जो हमारे चारों तरफ दिख रहा है उसका विस्तृत विवरण जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आता है। इस खंड में ग्रामीण, नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों में के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाएगी। पहली है नगरी, ग्रामीण नगरीय संगठन। अपने अपने निवास स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। जब देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गांव में रहता है तब यह और भी सार्थक हो जाता है। 68.8% भाग देश की कुल जनसंख्या का गांव में वास करता है, जहां शुद्ध जल, स्वच्छ वायु और नीला आकाश दिखाई देता है। जहां तक आप शहरों की बात करते हैं तो प्रदूषण से भरा जीवन, अशुद्ध जल, ये सभी शहरों की देन है। विकास के नाम पर हम बहुत कुछ गलत सहन करते हैं। क्या आप जानते हैं सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गांव हैं, जिनमें से 5,97,608 93.2% लोग गांव में बसते हैं। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। इन जगहों पर ग्रामीण बहुत अधिक निवास करते हैं। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गांवों में बसता है। दूसरी ओर दादर और नागर हवेली 53.38% को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। गांवों का आकार भी काफी हद तक भिन्न भिन्न है। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ के रण में 200 व्यक्तियों से कम और केरल और महाराष्ट्र के कुछ भागों में 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है कि अंतरराज्य और अंतःराज्य दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक परिमाण, ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करता है। कितनी सांद्रता है ग्रामीण जनसंख्या की, ये किस पर निर्भर करता है? अंतरराज्य और अंतरराज्य दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक परिमाण और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार, ये किसको डिनोट करता है? ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% काफी निम्न है, किंतु पिछले दशकों में यह वृद्धि बहुत तीव्र दर को दर्शा रहा है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर समृद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधित दशाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ी है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में भिन्नताएं पाई जाती है। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफी बड़ी है। सामाजिक आर्थिक दशकों के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करती है। उत्तर भारत के मैदानों में मुख्य सड़क के मिलान बिंदु रेल मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्रों कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरै, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। कृषि की दृष्टि से प्रगतिरुद्ध मध्य और निम्न गंगा के मैदानों, तेलंगाना, असिंचित पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न रहा है। और इसका कारण क्या होता है कि जहां पर बहुत अधिक सुविधाएं होती है वो धीरे धीरे वहां लोगों का आना बहुत अधिक बढ़ता है, प्रवासी ज्यादा आते हैं और उसका विकास होकर के वो नगर बढ़ जाते हैं। अब है भाषाई संगठन। भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां थी। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित है, अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित है।
10 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं छपी हुई? अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। लघुतम भाषा वर्ग कश्मीरी और संस्कृत बोलने वालों के हैं। यह देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है, बल्कि उनका अपने अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण ओवरलैप हो जाता है। भाषाई वर्गीकरण मुख्य भारतीय भाषाओं में बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं। उनमें उप परिवार, शाखाएं अथवा वर्ग हैं। इसे इस तरह से हम समझते हैं। आप देख रहे हैं एक परिवार है ऑस्ट्रिक निषाद 1.38% होते हैं। उप परिवार है इसका ऑस्ट्रो एशेड, ऑस्ट्रोनेसियन। शाखा वर्ग है मॉन, मे और मुंडा। वाक प्रदेश जहाँ बोली जाती वो है मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत के बाहर भी इसे बोला जाता है। दूसरा है द्रविड़, 20% है ये लोग। और उप परिवार शाखा वर्ग है दक्षिण द्रव्य, मध्य द्रविड़, उत्तर द्रविड़। तमिलनाडु दक्षिण द्रव्य है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। मध्य द्रविड़ है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। उत्तर द्रविड़ है बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश। चीनी तिब्बती किरात 0.85%, तिब्बती, म्यांमारी, सियासी और चीनी। तिब्बती हिमालयी, उत्तरी असम, असम म्यांमारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम म्यांमारी में है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इंडो आर्य या भारतीय यूरोपीय आर्य 73% है। इंडो आर्य कहते हैं ईरानी, दादरी और भारतीय आर्य। ईरानी से फारसी कहते हैं भारत से बाहर आए। दरदरी जम्मू कश्मीर के। भारतीय आर्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के हैं। ये स्रोत क्या है? एजामुद्दीन अहमद। सामाजिक मैं आपको बता दूं, किसी भी पाठ्य पुस्तक को जहां तक वहां के लोकल लोग नहीं लिखते हैं, उसकी सही जानकारी नहीं प्राप्त होती है, तो इसे सिर्फ किताबी ज्ञान माने, बाकी वास्तविक स्थिति में ये ज्ञान हमें आवश्यक नहीं है। देश के विभिन्न भाषाई वर्गों के वितरण को दर्शाने वाला भारत एक गुणात्मक प्रतीक मानचित्र दिखाते हैं हम। धार्मिक समूह, जनसंख्या 10 लाख में 827.6, कुल प्रतिशत का 80.5% हिंदू हैं 2001 के अनुसार। मुस्लिम 138.2, 13.5%। ईसाई 24.1 और कुल प्रतिशत है 2.3। सिख 19.2। मैं आपको बता दूं कि सिख भी हिंदू है, बौद्ध भी हिंदू है, जैन भी हिंदू है और अन्य भी हिंदू है। मेहरबानी करके इन्हें राजनीति के तौर पर तोड़े जाने के प्रयास किया जा रहा है। हम अखंड भारत के नागरिक हैं, इसीलिए हमें हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन ये सब एक ही हैं, ये सभी हिंदू हैं। 19.2 और 1.9। बौद्ध हैं 8 और 0.9%। जैन हैं 4.2.4% और अन्य हैं 66.6.6। इस तरह से आपको मैंने इस टेबल के धार्मिक समुदाय की जो टेबल है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया है, लेकिन मैं आपको फिर एक बार कहूँगी कि हिंदू हिंदू हैं। सिख गुरु नानक की शिक्षाओं को मानने के कारण सिख कहलाए, लेकिन क्या वो गुरु नानक हिंदू नहीं थे? गुरु नानक देव हिंदू थे। इसी तरह से बौद्ध, भगवान बुद्ध भी शाक्य कुल के राजा थे, बौद्ध भी हिंदू ही हैं। जैन, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, ये सभी राजा थे और ये सभी हिंदू थे। तो मेहरबानी करके इन्हें अलग करने का प्रयास न करें और ना मन में ये भाव लाएं कि जैन हिंदू नहीं हैं, बौद्ध हिंदू नहीं हैं और सिख हिंदू नहीं हैं। ये सभी हिंदू हैं। अगर हिंदू नहीं है तो मुस्लिम और ईसाई हिंदू नहीं है। धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाला प्रमुख बलों में से एक है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त होता है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए। देश में धार्मिक समुदायों का स्थानिक वितरण दर्शाता है। कुछ निश्चित राज्यों के और जिलों में एक धर्म की संख्यात्मक प्रबलता विशाल है, जबकि उसी के दूसरे राज्य में प्रतिनिधित्व नगण्य है। भारत बांग्लादेश सीमा एवं भारत पाक सीमा से संलग्न जिलों, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों और दक्कन का पठार, गंगा के मैदान। भारत बांग्लादेश सीमा आप समझ रहे हैं, पश्चिमी बंगाल के पास वाली सीमा। भारत पाक सीमा
से संलग्न जिले, भारत पाक से सीमा जो है ऊपर की तरफ, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्य, दक्षिण पठार, गंगा के प्रदेश के संकीर्ण क्षेत्रों को छोड़ करके हम इस पर डिस्कस करते हैं। धर्म और भूदृश्य। भूदृश्य पर धर्मों की औपचारिक अभिव्यक्ति, पवित्र संरचना, पौधों और प्राणियों के समुच्चय, धार्मिक उद्देश्यों और वृक्षों के निकुंजों के माध्यम से प्रकट होती। पवित्र संरचनाएं पूरे देश में व्यापक रूप से वितरित है। ये अस्पष्ट ग्रामीण समाधियों से लेकर के विशाल हिंदू मंदिरों, स्मरणार्थ मस्जिदों, महानगरों के शोभामय यान ढंग से, शोभायमान ढंग से, शोभायमान ढंग से, आप इस शब्द को अच्छे से पढ़िए, जहां पर मस्जिदों का वर्णन हो रहा है, गिरजाघरों का वर्णन हो रहा है, वो शोभायमान है, जबकि जहां पर ग्रामीण समाधियों का वर्णन हो रहा है, विशाल मंदिरों का वर्णन हो रहा है, उनके लिए कोई विशेष शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो धर्म और भूदृश्य में है कि मंदिरों का प्रागट्य आदिकाल से, सनातन काल से चला आ रहा है। क्षेत्र के संपूर्ण भूदृश्य को एक विशेष आयाम प्रदान करते हैं। इन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, मठों और गिरजाघरों के आकार, प्रकार, स्थान, प्रयोग और संख्या में भिन्नता पाई जाती है। इतिहास में आप पढ़ते हैं कि औरंगजेब ने बहुत अधिक मंदिरों को तोड़वाया था और उनकी जगह पर, उस मंदिर के मलबे पर ही इन्होंने मस्जिदों का निर्माण करवाया है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, एक संस्कृत पाठशाला थी जिसे हम बड़े गर्व से 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि वो हमारे भारत की एक संस्कृत पाठशाला को तोड़ा गया। यदि कोई आपके घर को तोड़ करके गौरवान्वित होकर के हमें कहता है, आपकी संतान को कहता है, कहो यह वो है, मेरा है, तो क्या आप गौरवान्वित होकर उसे कह सकते हैं? तो आप अपने भूगोल के पूर्ण ज्ञान के साथ में इतिहास के ज्ञान को भी मजबूत करें। हिंदू अनेक राज्यों में से एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित है, 70 से 90% तक और उससे भी अधिक। विशालतम धार्मिक, अल्पसंख्यक मुस्लिम, जम्मू और कश्मीर, पश्चिमी बंगाल और केरल के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश, अन्य जिलों, दिल्ली में, उसके आसपास लक्षद्वीप में सांद्रित है। ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। मुख्य सांद्रण पश्चिमी तट के यहाँ साथ गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड की पहाड़ी राज्य, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर की पहाड़ियों में देखा जा सकता है। मैं आपको एक बार बताऊं, ये सब एसटी हैं जिन्हें ईसाई मिशनरीज आ करके बहला फुसला करके, बरगला करके इनका धर्म परिवर्तित कर रहे हैं। बाकी ये सभी हमारे हिंदू आदिवासी लोग हैं, क्योंकि आप देखिए ये वही प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक वे लोग रहते हैं जो अनपढ़ हैं। अशिक्षा के कारण से इन्हें बहुत जल्दी ईसाई मिशनरीज इनको ट्रांसलेट कर रहे हैं, इनका धर्म परिवर्तित कर रहे हैं। अधिकांश सिख देश की अपेक्षा का छोटे क्षेत्र, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में संकेंद्रित है। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। आपको पता है कि बौद्ध धर्म अशोक के राज्य में पूरे विश्व पे, लगभग आधे विश्व पर अपना राज्य कर चुका था। एशिया महाद्वीप पर तो उसका बहुत अधिक बोलबाला था। मुस्लिम संस्कृति ने आकर के, मुस्लिम आक्रांतों ने भारत पर आक्रमण करके बौद्ध मठों को, हमारे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय और महान विश्वविद्यालयों को आग लगा दी, हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिया, बौद्ध मठों को और मंदिरों को जला दिया। इस कारण से बौद्ध गिने चुने क्षेत्रों में संकेंद्रित है, क्योंकि लगभग सभी भिक्षुओं को मार दिया गया था। जैनियों का मुख्य संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में लाहौल की संपत्ति है। भारत के अन्य धर्मों में जरतुश जनजाति एवं अन्य देशज निष्ठाएं हैं और विश्वास सम्मिलित है। ये समूह छोटे समूहों में संकेंद्रित देश भर में बिखरे हुए हैं। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, तो देखिए हमने धार्मिक आधार पर आपको अच्छे से समझा दिया किस तरह से किताबों के माध्यम से हमें गलत शिक्षाएं दी जाती हैं, हमारे ज्ञान को पूर्ण विकसित नहीं किया जाता है, सिर्फ एक ही मुखौटा दिखाया जा रहा है। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिसके नाम है मुख्य श्रमिक,
सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मानक जनसंख्या परिभाषा: मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन 6 महीने काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम दिन काम करता है। तो मानक जनसंख्या क्या कहलाती है? उसके अनुसार, मानक जनगणना के अनुसार ऐसा देखा गया कि भारत में श्रमिकों, मुख्य रूप से सीमांत का अनुपात 2011 में 39.8%, जबकि 60% की विशाल संख्या अश्रमिकों की है, अर्थात जो 183 दिनों से कम काम करते हैं। यह एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है, जिसे एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का, जो आगे बेरोजगार, अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या होने की संभावना की ओर इशारा करता है। अब आप इस बात से अच्छे से समझें कि जहां पर देश में बेरोजगारी और अल्प रोजगार मतलब कुछ दिन काम के आधार पर हम जीवन जीने की संभावनाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों को रोजगार मिल जाता है, लेकिन भारत के लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात: गोवा में लगभग 39.6%, दमन और दीव में 49.9%। सामान्य भिन्नता दर्शाता है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव की प्रतिभागिता उच्च दर है। भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह और केवल निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। हमें कोई कार्य करना है तो हमें बहुत अधिक कामगारों की जरूरत पड़ती है, और उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए, अच्छे जीवन निर्वाह, निर्वाह और लगभग निर्वाह, तीनों में बहुत अधिक अंतर होता है। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है, आप आराम से अपना जीवन स्तर निर्वाह कर रहे हैं। अगर आपकी 20,000 है तो आप निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी मंथली इनकम 8,000 रुपये है या 7,000 है तो आप लगभग निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को एजुकेशन भी देंगे, आप खाना भी करेंगे, आप मकान किराए में भी रह रहे हैं, बिजली का बिल भी देंगे, तो आप निर्वाह कर रहे हैं। आपकी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको स्किप करना पड़ेगा। भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन, जिसका वास्तव में अर्थ किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार की स्थिति को द्योतित करता है। भारतीय व्यावसायिक संरचना, इसमें आप देखिए, हम डिस्कस करते हैं जम्मू कश्मीर में 40 से थोड़ा ऊपर है, 42% श्रमिक प्रतिशत है, जबकि सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ और बिहार की। इसी तरह से हम राजस्थान पे नज़र डालते हैं तो आप देखिए, ढूंढिए राजस्थान कहाँ है। हमारा राजस्थान जो है वो 62% पर है, बहुत मेहनती है। उत्तर प्रदेश के साथ में है। दिल्ली की श्रमिक प्रतिशत बहुत ही कम है, ये है 1-2%। पंजाब की भी बहुत कम है, दमन द्वीप की भी बहुत कम है, लक्षद्वीप की भी बहुत कम है। तो आप इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करें और थोड़ा सा इसको पढ़ें। ये जो वो मुद्दे हैं, जेंडर, इंडिया बेटर देन नेबर्स, तो आपको पता होगा कि भारत का जो है वो वुमेन एट मिनिस्ट्रेट लेवल, इसमें देखिए इंडिया में है 96 और बांग्लादेश में 102, पाकिस्तान में 105, नेपाल में 106, श्रीलंका में 68 और चाइना में 64। तो वुमेन डोंट स्टेम इन टू बी डूइंग टू बैडली इन इंडिया। इसको आप पढ़ें और एक बात अच्छे से गौर करें कि भारत के पड़ोसी देश आगे हैं या पीछे हैं, ये कई बार टॉपिक उठता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत वह देश है जहां पर नारी को देवी माना जाता है। यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में कहा जाता है। विदेशी संस्कृति के प्रभाव, पाश्चात्यकरण के कारण से नारी का सम्मान कम हो रहा है, उसका तिरस्कार किया जा रहा है। पहले के समय में कभी नारी का तिरस्कार नहीं किया जाता था और गाड़ी के 2 पहिए माना जाता था, एक पुरुष है और एक स्त्री है, तभी गाड़ी संतुलित चलती है, ऐसा कहा जाता था। वही भारत देश है जहाँ पर नारी की तुलना देवी से और पुरुष की तुलना देवता से की जाती है।
तो चलिए अब हम इस टॉपिक पे चलते हैं। द्वितीय एवं तृतीय सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को दर्शाता है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर है, जबकि केवल 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं और 41.6% अन्य श्रमिक हैं जो गैर घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। जहां तक देश की पुरुष और स्त्री जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है, पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में अधिक है। महिला श्रमिकों की संख्या व्यवसायिक संवर्ग 2011 की जनगणना में भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा है। पहला कृषि, कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है, मतलब कृषक महिलाएं अधिक हैं, क्योंकि जिसके जमीन है वो अपने खेत में काम करने में कोई असहजता महसूस नहीं करती, इसी तरह से वो आराम से काम करती है। दूसरा सेक्टर आता है कृषि मजदूरी का, उसमें भी महिलाएं जाती हैं। भारत का व दूसरा अन्य राज्यों के लिए कृषि, घरेलू उद्योगों एवं अन्य सेक्टरों में पुरुषों और स्त्रियों के अनुपात को दर्शाने वाला मिश्रित दंड आरेख तैयार कीजिए और तुलना कीजिए। ये एक प्रश्न है जिसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संवर्ग हैं, इसमें कितने कितने व्यक्ति होते हैं। 26, 1 और 20, ये हम बड़ा बड़ा आंकड़ा निकालते हैं। और अब इस 26 में से पुरुष कितने हैं, स्त्री कितनी है, तो 16 और 9 का रेशो है। कुल श्रमिक हैं 54, कुल श्रमिकों का 54% है, 54%। मैं एक बड़ा सा आंकड़ा बता रही हूँ आपको, डीप में नहीं जा रहे हम। जो 1 है उसमें से 97 और 85 स्त्री पुरुष हैं, जबकि तीसरा है उसमें 15 और 4 का, मतलब सर्वाधिक अंतर जो आता है वो तीसरे संवर्ग में आता है। यह जानना आवश्यक है पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाई दिया है। 2001 में 58.2 से 2011 में 54.6। इसका परिणाम क्या हुआ? अधिकतर लोग बाहर कमाने जाने लग गए हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि कृषि से आवक कम होती है। आय कम होना, कृषि बरसात पर आधारित है, अगर बारिश नहीं होगी और फसल नहीं होगी तो हमारी की हुई मेहनत चौपट हो जाती, इसीलिए लोग खेती से ज़्यादा दूसरे व्यवसायों पर ध्यान देने लगे हैं। परिणाम स्वरूप द्वितीय तृतीय सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ी है। यह श्रमिकों और खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता से गैर खेत आधारित ऐसे लोग जिनके खेत नहीं हैं रोजगारों पर निर्भरता को इंगित करता है। यह देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरीय स्थानांतरण है। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर की स्थानीय दृष्टि भिन्नता है। जो आदमी पहले कृषि करता है, आज वो दूसरे के उद्योग में जाकर के और फैक्ट्री में जाकर के काम कर रहा है, तो उसका सेक्टर चेंज हो रहा है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी ओर बिहार और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीय क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात है अन्य सेवाओं में लगा हुआ। यह न केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता को बल्कि बृहद स्तर पर होने वाले नगरीकरण और औद्योगिकरण द्वारा गैर कृषि सेक्टरों में और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को भी इंगित करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने देश की रक्षा करें, देश का विकास करें। धन्यवाद। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।